दोस्तों, आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय आपके सामने बहुत सारे विषय आते हैं। उन विषयों में एक विषय भारतीय अर्थव्यवस्था होता है या अर्थव्यवस्था होता है, जो अर्थशास्त्र आप कहते हैं, जिसको अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में आप अर्थशास्त्र न पढ़ करके अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का कुछ पार्ट पढ़ रहे होते हैं। कुछ चैप्टर्स उसके आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि कई बार आपके सामने समस्या आती है कि इसमें से हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। अगर पढ़ें तो इसके लिए मानक स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है कि नहीं है, स्टैंडर्ड आर्टिकल अवेलेबल है कि नहीं है। अब उसमें से फिर अगर मान लीजिए आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो डेटा तो मिल जाता है, प्रतियोगिता दर्पण का वृत्तांत पढ़ रहे हैं उसमें भी डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन तथ्यात्मक जानकारी जो होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, जो एब्रिविएशंस होते हैं या जो टर्मिनोलॉजी होती है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हमने एक प्रयास किया है आपको कि आपके पास तक पहुंचाया जाए कि पहले तो आप ये तय करें कि आपको पढ़ना क्या है तैयारी करते समय। अगर आप सिविल सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई ऑफिसर्स ग्रेड बी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बैंकिंग की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड परीक्षाएं हैं। और उन परीक्षाओं में अर्थव्यवस्था से संबंधित या अर्थशास्त्र से सामान्य जागरूकता से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जिनको आप पढ़ करके सोचते हैं कि इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं है या हमारे सामने ये कभी आया ही नहीं है। तो हमने एक 10 चैप्टर में इसको डिवाइड करने की कोशिश किया है कि आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। इन 10 चैप्टर्स में हमने बांट करके आप तक एक पाठ्यक्रम बनाने का कोशिश किया है कि आप उसको पढ़ करके कम से कम ये जान पाएं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताना कि क्या हम आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 में आपको जो पढ़ना है वो है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, इसके फीचर्स क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम किसको कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत आता क्या क्या है, जैसे कंजम्पशन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक्सचेंज आता है। इसके बाद फिर आता है परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी यानी एफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ और स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं, इनके बारे में कि इफिशिएंसी किसे कहते हैं, इक्विटी किसे कहते हैं, ग्रोथ किसे कहते हैं, या अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। आइए इकोनॉमिक्स के हम बेसिकली 2 पार्ट करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो को फिर हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। अब इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना जानना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। फिर इसके बाद मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में एक आध 2 चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे मनी और बैंकिंग होता है, जो जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे अभी। पब्लिक फाइनेंस में जैसे बजट की बात करेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं या बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हम केवल एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल पॉलिसी की बात करते हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना है, बहुत इसके कुछ पार्ट्स को जो हम आगे चल करके अभी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उसको ही आपको पढ़ना है और उससे ज़्यादा उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद आते हैं कि इकोनॉमी कितनी तरह की होती है। जैसे आप जानते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, ये तो सामान्यतः हम आप जानते हैं। लेकिन डुअल इकोनॉमी या रेड डंकी किसे कहते हैं, या थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी कई बार हम प्रयोग करते हैं। ये थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर आइए क्रोनिक कैपिटलिज्म। ये वर्ड आपने सुना होगा, क्रोनिक कैपिटलिज्म, लेकिन इसको है क्या। क्रोनिक कैपिटलिज्म आपको जानना बहुत जरूरी है। मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है और इससे अक्सर सामान्यतः प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फिर इसके बाद कभी कई के बार शब्दों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं और इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ शब्द हम कब प्रयोग करते हैं और डेवलपमेंट शब्द कब प्रयोग करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं। सामान्यतः आपको लगता होगा कि ग्रोथ, डेवलपमेंट या प्रोग्रेस एक ही वर्ड के पर्यायवाची हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बिल्कुल दोनों तीनों अलग अलग शब्द हैं। अलग अलग संदर्भों में अर्थव्यवस्था में इसका अलग अलग ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो डेवलपमेंट को मेजर करने का कुछ अपने तरीके होते हैं, जैसे डेवलपमेंट डायमंड जिनको हम कहते हैं, विकास के मापक कहते हैं। उसमें इन विकास के मापकों में हम पहली बात करते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी जीवन की भौतिक गुणवत्ता मापने का सूचकांक। यानी अभी तक जो हमने पर कैपिटा इनकम के आधार पर जो डेवलपमेंट की बात करी है या प्रोग्रेस की बात करी है या हमने जो ग्रोथ की बात करी है वो पर कैपिटा इनकम के आधार पर था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन यानी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है उसको मापने का तरीका क्या है, वो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। जैसा कि आप जानते हैं ये यूएनडीपी का कॉन्सेप्ट है और इसको आपको पढ़ना ही पड़ता है और इसके आपको रैंकिंग भी याद रखनी बहुत जरूरी होती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस रिपोर्ट, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, GGGR यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम धारणीय या संपोषणीय विकास कहते हैं, रेड डेटा बुक, ग्रीन इनकम अकाउंटिंग यानी हरित आय लेखांकन, इसको कई बार हम हैप्पीनेस से भी जोड़ते हैं, और हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स और ग्रीन डेक्स। ये सब ऐसे हैं, इसको हम ग्रीन इंडेक्स भी कहते हैं, ग्रीन इंडेक्स को। तो ये सब ऐसी चीजें हैं कि जिनके बारे में आपको अब जानना बहुत जरूरी हो गया है। अब आते हैं हम नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 पर। ये चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है ये है डिमांड एंड सप्लाई। ये इकोनॉमिक्स की एक थियरी है। आप जानते हैं डिमांड किसको कहते हैं, सप्लाई किसको कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या है और इक्विलिब्रियम क्या है। यानी जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा आप इसको अगर प्रतियोगिता दर्पण के दृष्टांत में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप इसको रुद्रदत्त एवं सुंदरम में ढूंढने की कोशिश करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में या मिश्रापुरी में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं मिलेगा आपको। इलास्टिसिटी चैप्टर उसमें नहीं मिलेगा। तो ये किसी अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। बड़े आसान से, बहुत थोड़े में पढ़ना है, इससे एक आध दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह है कि इसके विषय में थोड़ा सा सामान्यता जान लेना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है चैप्टर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से आपको राष्ट्रीय आय, जैसे आप जानते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और जीएबी आजकल प्रयोग किया जाता है। तो अब ग्रास वैल्यू एडिशन की भी आजकल हम बात करने लगे हैं। तो अब ये सारे नए कॉन्सेप्ट या जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये तो आपको अतिरिक्तांक वगैरह में मिल जाएंगे। लेकिन इनको राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, राष्ट्रीय आय की हम माप कैसे करते हैं, या अर्थव्यवस्था का ढांचागत क्षेत्रवार स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए आपको किसी एनसीईआरटी बुक की ही सहारा लेना पड़ेगा। तो अभी तक आपको सिर्फ एक शब्द लिख दिया जाता था, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। लेकिन राष्ट्रीय आय में पढ़ना क्या क्या है ये आपको अभी तक नहीं मालूम था। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि आपको राष्ट्रीय आय में पढ़ना क्या क्या है। चलिए हम चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4 यानी प्लानिंग। प्लानिंग हमारा जो नियोजन का है। आप देखिए इसमें नियोजन अब तो नीति आयोग बन गया है, लेकिन जो पहले प्लान से लेकर के और 12वें प्लान तक की बात हम करते हैं तो हमको ये प्लान तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो नियोजन क्या है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इंडिया का हिस्ट्री क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या होता था, अब तो नीति आयोग क्या होता है। नीति आयोग के जैसे देखिए इसमें लास्ट में मैंने लिखा भी हुआ है कि नीति आयोग, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स क्या थे और आज प्लानिंग और नीति आयोग में डिफरेंस क्या है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्वरूप क्या था और नीति आयोग का कॉन्स्टिट्यूशनल
स्टेटस क्या है, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है बजट, जो हम सामान्यतः पब्लिक फाइनेंस में बात करते हैं। अब ये आपको पब्लिक फाइनेंस की किताब से नहीं जाना है, बजट के बारे में आपको डेटा तो हर जगह मिल जाता है, पेपर में मिल जाएगा, मैगजीन्स में मिल जाएगा, और लेकिन सवाल इस बात का है कि बजट की, जैसे अगर हम कहें कि फिजिकल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट या मोनेटाइज डेफिसिट, जहां आप फिजिकल डेफिसिट की बात आती है तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजिकल डेफिसिट आखिर है क्या। तो बजट बनता कैसे है, बजट प्रस्तुत कैसे किया जाता है, बजट को बनाने की प्रक्रिया क्या है, और बजट को जब बनाया जाता है तो सबसे पहले अनुच्छेद 112 क्या है। इसके बाद 3 तरह के फंड होते हैं, कंटिजेंसी फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, और एक प्रोविडेंट फंड होता है। तो इसको किस तरह से सरकार यूज करती है, ये सब आपको इसमें जानना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ आपको पढ़ना पड़ता है। तो सवाल इस बात का है कि ये मिलेगा कहाँ से, ये आपको किसी भी अतिरिक्तांक वगैरह में सब में मिल जाएगा, लेकिन बजट का जो पूरा स्वरूप है, इसके लिए बजट बनता कैसे है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, इसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अब इसमें जैसे एक आता है एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, 14वां और 15वां फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग जिसको कहते हैं 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के कार्य क्या है, फाइनेंस कमीशन गठित कैसे होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। और ये सामान्यतः आप पढ़ करके, क्योंकि इसमें 2 चीज इंक्लूड होता है, एक तो अर्थव्यवस्था का पोर्शन है और दूसरा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी पोर्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और अर्थव्यवस्था दोनों मिला करके हम फाइनेंस कमीशन पढ़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये फाइनेंस कमीशन का पूरा डिटेल आपको किसी मैगजीन में मिल पाए, तो इसके लिए आपको बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट का सहारा लेना बहुत जरूरी होता है। अगर बेयर एक्ट का सहारा लिया है तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, अन्यथा आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब आता है टाइप्स ऑफ बजट। देखिए, ये टाइप्स ऑफ बजट आपको किसी भी मैगजीन में तो नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसी किताबें हो जो बाजार में उपलब्ध हो जहां पर आपको ये इसके बारे में मिल सकता है, लेकिन सामान्यतया इसके लिए आपको एनसीईआरटी वगैरह की सहायता लेना पड़ सकता है, या फिर आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ सकता है। आउटकम बजट, सप्लीमेंट्री बजट, जैसे जानते हैं आउटकम बजट चिदम्बरम साहब की देन का कॉन्सेप्ट था, और सप्लीमेंट्री बजट, और आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है सप्लीमेंट्री बजट या अंतरिम बजट। और बजट की संसदीय प्रक्रिया मैंने आपको शुरू में ही बताया कि गुलोटिन क्या होता है, ये जो गुलोटिन जो शब्द यूज किया जाता है, वाद विवाद का समापन, एप्रोप्रिएशन बिल और मनी बिल, यानी बजट में मनी बिल और एप्रोप्रिएशन बिल का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, और इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, इसको आपको जानना ही पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट, वित्त अधिनियम, इसके लिए आपको बेयर एक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अब चैप्टर 6 आता है टैक्स। टैक्स कहते किसे हैं? अब फिर से एक बार हम वही बात कर रहे हैं कि टैक्स राजस्व प्राप्तियों की बात करती है सरकार, टैक्स की बात करती है, लेकिन अब देखिए इस समय टैक्स का स्ट्रक्चर बहुत बदल चुका है। अब जीएसटी आ चुका है, तो हमको शुरुआत तो करना पड़ेगा ना कि टैक्स क्या होता है, टैक्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, हम कौन कौन से टैक्स लगाते थे, कौन कौन सा टैक्स केंद्र सरकार लगाती थी, कौन कौन सा टैक्स राज्य सरकार लगाती थी, सेवा कर कहाँ कहाँ पर लगता था, कहाँ कहाँ पर सेवा कर नहीं लगता है। जैसे आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में सेवा कर नहीं लगता है, तो लेकिन अब इसके बारे में तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि वैट क्या था, सेल्स टैक्स क्या था, मान वैट क्या था, और किन किन टैक्स को मिला करके जीएसटी बना। और जीएसटी पर मैं बहुत जल्दी ही एक वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये हमारे ख्याल से सितंबर फर्स्ट वीक में आप तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही जीएसटी पर हम आपको लेक्चर देंगे, उसी के तुरंत बाद हम आपको जीएसटी पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं संभावित प्रश्न, देखिए जीएसटी पर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, लेकिन उन वीडियोस को देखने से आपको 2 चीज कंफ्यूजन होता है। एक जीएसटी होता है कि व्यापारियों के पर्पज से कि उनका जीएसटी हमें फाइल कैसे करना है, जीएसटी का हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, जीएसटी हमें
कैसे कैसे लागू होना है, कहाँ कहाँ लागू होता है, कैसे कैसे करना है। और दूसरा होता है एक स्टूडेंट के पर्पज से कि जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, जीएसटी की हिस्ट्री क्या है, या आपको जीएसटी का जो जीएसटी से कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य जो है वो दूसरा है। व्यापारियों का उद्देश्य जीएसटी के प्रोफार्मा या जीएसटी के एप्लीकेशन पार्ट पे है। हमारा और जो हमारा जो पर्पज है वो जो हमारी आवश्यकता है वो एप्लीकेशन पार्ट नहीं है, हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो इसके बाद फिर आते हैं कि ये जीएसटी का हम आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचा देंगे। फिर इसके बाद आता है ग्रांट्स इन एड, सहायता अनुदान किसे कहते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा कभी ग्रांट्स की बात सुनते रहते होंगे। फिर इसके बाद आता है परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड जो आप पढ़ते हैं, टीडीएस, ई निवारण, रॉबिनहुड टैक्स, टोमेज टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, वेल्थ टैक्स, फैट टैक्स, गूगल टैक्स, ये सब आप शायद बहुत कम सुने होंगे। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें जिसको हम कहते हैं गार, GAAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, और SAAR, स्पेशल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरली आप लोग इसको क्या करते हैं कि समझ में कम आता है, इसलिए इसको आप छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। इसको कभी मत अवॉइड करिएगा। लेफर कर्व या फिलिप्स कर्व कभी कभी पूछ लिया जाता है, या इसके अलावा कभी कभी आपसे कुछ ऐसे और थ्योरेटिकल चीज पूछ लिए जाते हैं। सर आर्थर लेबर का 1974 में दिया हुआ कॉन्सेप्ट था, तो इसको भी आप अवॉइड करने की कोशिश मत करिएगा। चलिए चैप्टर 7 की बात करते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, देखिए ये ऐसा चैप्टर है कि जो आपको मैगजीन्स में इसके कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। इसके डेटा तो आपको मैगजीन्स में मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको किसी किताब का, किसी बुक का ही सहारा लेना पड़ेगा, या फिर हमारे वीडियो लेक्चर का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुश इन्फ्लेशन, दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। सबसे पहले हम डिमांड साइड की बात करते हैं, तो डिमांड साइड में आता है करेंसी इन्फ्लेशन, क्रेडिट इन्फ्लेशन। फिर इसके बाद तीसरा आता है डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, ब्रांडेड इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन, जो जेएम कीन्स की अवधारणा थी। और फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड आता है इन्फ्लेशनरी गैप। दूसरा है टाइप्स ऑफ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। हमने आपसे शुरू में ही कहा कि नहीं, दो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुल इन्फ्लेशन। अब इसमें सप्लाई साइड इन्फ्लेशन क्या क्या है। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन में है वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, वेज प्राइस स्पाइरल, इंपोर्टेड और हिडन इन्फ्लेशन। फिर इसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन, ये एक मंदी जनित, इसको निष्पन्न मुद्रास्फीति यहाँ लिखा हुआ है, इसको लेकिन और भी कहते हैं मंदी जनित मुद्रास्फीति, यानी हम मंदी की स्थिति भी हो और मुद्रास्फीति हो, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, लेकिन फिर भी मंदी जनित मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ना होता है। मार्कअप इन्फ्लेशन, मार्कअप इन्फ्लेशन क्या है, शू लेदर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस स्पाइक क्या है, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग। ये क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन और रन अवे इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन रेट पर आधारित है कि इन्फ्लेशन का क्या रेट होगा, तो कब क्रीपिंग कहलाएगा, कब वॉकिंग कहलाएगा, कब रनिंग कहलाएगा। ये इन्फ्लेशन रेट पर आधारित इन्फ्लेशन है, इसलिए ये और ऊपर वाले जो स्टैगफ्लेशन या शू लेदर कॉस्ट है ये थ्योरेटिकल है, लेकिन ये इसका क्लासिफिकेशन जो है ये इन्फ्लेशन रेट के आधार पर है। मॉडल्स ऑफ इन्फ्लेशन जैसे स्ट्रक्चरल मॉडल, फिलिप्स कर्व और मिजरी इंडेक्स। मिजरी इंडेक्स भी कई बार पूछा जाता है, मैंने अभी भी चर्चा किया था आपसे कि लेफर कर्व, फिलिप्स कर्व, मिजरी इंडेक्स, गिनी कोएफिशिएंट, ये सब ऐसी चीजें हैं जो सामान्यतः हर एग्जाम में जीएस के पेपर में जरूर पूछा जाता है। फिर आपके सामने कई बार पेपर में भी आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको कभी भी अवॉइड ना करें। लेकिन ये होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए आपको हमारे वीडियो लेक्चर का इंतजार करिए, और वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत क्लियर ढंग से बताएंगे कि ये दोनों कैसे होता है, क्योंकि सामान्यतः इसको या तो आपको आरबीआई की साइट पर इसके विषय में डिटेल जानकारी मिल पाएगी, या फिर किसी स्टैंडर्ड अपडेटेड बुक में मिल पाएगी। पुरानी बुक्स में
या जितने भी पुरानी मैगजीन्स हैं या मैगजीन्स हैं उनमें इसके बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ में तो बता देते हैं, लेकिन ये पूरा डिटेल इसके बारे में नहीं बताते हैं। अब आते हैं चैप्टर 8 पे, मनी मॉनेटरी सिस्टम या मनी बैंकिंग। ये जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों, IBPS की तैयारी कर रहे हों, या RBI ऑफिसर ग्रेड P की तैयारी कर रहे हों, या फिर वनडे SSC की तैयारी कर रहे हों, ISPCS के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इन सब के लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से आप जरूर पढ़ें और इसके बारे में पूरी जानकारी जरूर हासिल करें। तो क्या क्या है इसमें पहले जानने की कोशिश करते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य क्या है। फिर इसके बाद टोकन मनी, क्वाइन यानी सिक्का, करेंसी यानी नोट्स, जो करेंसी नोट्स हैं, करेंसी जो कागज के नोट्स होते हैं। फिर ये कागज के नोट जब छापे जाते हैं तो इनके लिए कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है भारत में, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1956 में जो न्यूनतम आरक्षित अनुपात लागू किया गया था वो है। फाइनेंशियल सिस्टम या मार्केट। इसके अलावा मनी मार्केट में आपको पढ़ना है बिल, ट्रेड बिल, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, कमर्शियल पेपर, सीडीज यानी जमा प्रमाण पत्र, सीडीज का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। कैपिटल मार्केट में पढ़ना आपको सेबी, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट में, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। दो तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आता है बैंक रेट, SLR, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये OMO जो लिखा हुआ है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। रेपो, रीपरचेज ऑफर, इसको रीपरचेज ऑफर कहते हैं। रिवर्स रेपो का मतलब होता है रिवर्स रीपरचेज ऑफर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज और क्वालिटेटिव में सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आता है। इसके बाद आता है पेमेंट बैंक, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राइम लेंडिंग रेट, कासा रेशियो, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप कभी भी अवॉइड करने की कोशिश मत करिएगा। MCLR, बैंकिंग के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, MCLR या NPA या सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट तो सिविल के स्टूडेंट भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सरफासी एक्ट है। और सरफासी एक्ट को जनरली आप लोग अवॉइड कर जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो सरफासी एक्ट को भी कभी भी अवॉइड करने की कोशिश मत करिएगा। सरसाई एक्ट, सरफासी से ही रिलेटेड सरसाई एक्ट है। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटीज एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये S4A, सिस्टम ऑफ सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट वो एसेट होता है जो लोन किसी को दिया गया है लेकिन लोन वापस आने की संभावना कम है, उसको स्ट्रेस्ड एसेट कहते हैं, यानी दबाव युक्त परिसंपत्तियां कहते हैं। तो इसको भी आप अवॉइड करने की कोशिश मत करिएगा। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR एंड बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स आप जानते हैं, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3 की बात हम लोग करते हैं। तो बेसल नॉर्म्स को भी आप जरूर पढ़ें और इसको भी, इसके बारे में पूरी जानकारी लें। लेकिन बेसल नॉर्म्स के बारे में आपको एक एक पैराग्राफ में या 4-5 लाइन में किसी भी मैगजीन में मिलता है, 4-5 लाइन में ही आपको डिटेल मिल पाता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है चैप्टर 9, मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि मुद्रा पूर्ति का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन तो इससे रहता ही रहता है, कोई भी एग्जाम हो जनरली इससे एक क्वेश्चन रहता ही है। तो मॉनेटरी एग्रीगेट में क्या क्या है, M1, M2, M3, M4 की बात हम करते हैं। M0, M1, M2, M3 या जो आजकल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट चलता है यानी L1, L2 और L3। फिर हमने आपसे कहा RBI से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, सिविल वालों के लिए तो ये सारी चीजें नहीं हैं, लेकिन जो RBI ऑफिसर ग्रेड B की तैयारी कर रहे हैं या IBPS की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, वो भी इस चीज को नोट कर लें कि RBI से रिलेटेड या मनी सप्लाई से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड या मुद्रा योजना, PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत चर्चित योजना थी, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो ये सब चीजों से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मुद्रा योजना बहुत वर्तमान प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लोकल एरिया बैंक, वाइट लेबल एटीएम्स भी कई तरह के होते हैं। जो एटीएम आपके क्षेत्र में लगे हैं उनके बारे में आपको नहीं मालूम होता होगा कि वाइट लेबल एटीएम्स कौन से हैं या ब्लू लेबल एटीएम्स कौन से हैं या ब्राउन एटीएम्स हम किसको कहते हैं। ब्लैक मनी, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 को सरकार ने अभी अभी संशोधित किया है। क्रॉनिक टैक्स डिफॉल्टर्स, ये चैप्टर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों इसको
हर तरह से थोड़ा सा डिटेल में जा करके, और इससे रिलेटेड आंकड़े ही नहीं पढ़ना है, इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ करके पूरी तरह से तैयारी करनी है। अब बात करते हैं हम चैप्टर 10 की, जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। फॉरेन ट्रेड में हमें जो टर्मिनोलॉजी है वो आयात निर्यात से संबंधित कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। जैसे आप सुनते होंगे या कई बार आप कहते हैं कि कस्टम का सामान है, तो कस्टम ड्यूटी क्या होती है, आखिर में उस कस्टम का सामान आता कहाँ से है, तो कस्टम क्लियरेंस जो लेनी पड़ती है, नहीं कस्टम ड्यूटी की बात हम करते हैं। तो कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, कोटा, डंपिंग, एंटी डंपिंग, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम फिर इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। इसके बाद करंट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, यानी कैपिटल एंड करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं। पूंजी खाता परिवर्तनीयता और चालू खाते की परिवर्तनीयता, कब पूंजी खाते की परिवर्तनीयता लागू की गई थी, कब पूंजी खाते की परिवर्तनीयता लागू की गई थी, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर आते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपके यहाँ कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सा सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में ध्यान रखिएगा, जब WTO पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको कुछ चीजें और पढ़नी होती हैं, जैसे पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स क्या है, या आपको पेटेंट और कॉपीराइट में अंतर क्या है। फिर इसके बाद ट्रेडमार्क्स क्या है, हेलोग्राम्स क्या है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों में इनके लिए कौन से प्रोविजन किए गए हैं, यह भी आपको अंतरराष्ट्रीय WTO के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों में WTO, आसियान, एपेक, ओपेक, सार्क और नाफ्टा और साफ्टा, कुछ ये ऐसे संगठन हैं जिनके बारे में यूरोपीय यूनियन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स या जो अभी ब्रिक्स संघाई शिखर सहयोग संगठन हुआ था, तो ये सब ऐसे संगठन हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। विदेशी निवेश एवं ऋण, सरकार जैसे विदेशी निवेश एवं ऋण की जब बात आएगी तो वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में थोड़ा आपको जानकारी चाहिए। फिर इसके बाद हम आते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जैसे जनसंख्या में, जनसंख्या से संबंधित टर्मिनोलॉजी होती है, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन पॉलिसी, ये सब चीज़ें। सेक्स रेशियो में बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। नगरीकरण है और इसके बाद विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण है। तो ये हमने आपको एक जिस्ट देने की कोशिश किया है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, आपको लेना है ये, तो आप स्लाइड शेयर पर हमारे नाम से इसको सर्च कर सकते हैं या इंडियन इकोनॉमी सिलेबस के नाम से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसको PDF फाइल बना करके अपलोड कर रखा है, आप उसको लेकर के प्रिंट निकाल करके अपने पास रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कोई चैप्टर छोड़ दिया है, कोई चैप्टर हमसे छूट गया है या हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बताना ना भूलिएगा। आपके कमेंट हमको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बड़ा सहयोग होगा। आपके कमेंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमें अच्छा लगा है या आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको आपके काम की चीज़ मिल पाई है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा करके पुश करके आप इसका नोटिफिकेशन लें, और हमारे जितने भी इससे रिलेटेड इस सीरीज में आने वाले लेक्चर्स हैं उनकी जिससे आप तक अपडेट बराबर पहुंचती रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।